देखो तुम्हें कुछ नजर आ रहा है, कुछ चीजें चेंज होती हुई? ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन जहां लिखा है उसके ऊपर कुछ पिक्चर्स बनी है, कुछ चीजें दिख रही बेटा? यस सर। क्या दिख रहा है बेटा इसमें? सर ग्रोथ हो रही है प्लांट्स की। प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है, ओके, है ना? और मतलब कि सर हाँ, हाँ बताओ बताओ। मतलब डिफरेंट लंबाई से, डिफरेंट लेंथ ऑफ प्लांट्स हैं। डिफरेंट लेंथ ऑफ प्लांट्स है। अच्छा, कुछ लैंड का भी कंपोजिशन डिफरेंट है ना? यस यस जो यस 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 सर। है ना, यहाँ पर यस जो है आई गॉट। ग्रीनरी नहीं थी, यहाँ पर आपकी बिल्कुल मट्टी है, देन आपकी वहाँ पे छोटे से प्लांट आते हैं, फिर आपके उससे बड़े, देन डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम अब इसको लैंग्वेज में समझेंगे कि क्या होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। देखो बेटा, किसी भी इकोलॉजी में अगर स्पीशीज का कंपोजिशन चेंज होता है, सपोज करो वहां पर 10 स्पीशीज रह रही हैं एक इकोलॉजी में, ठीक है, 10 तरीके की, तो वहां इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन होने के बाद जो फिट थी वो आपकी रही, और जो अनफिट थी वो खत्म हो गई, या और भी स्पीशीज डेवलप नई नई होके वहां पर आने लगी, ठीक है। तो उस एरिया में क्या कहोगे, यहां पर क्या हुआ बेटा? इकोलॉजिकल सक्सेशन हुआ है। तो यहां पर आप देखें, इस जगह यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है एक्सपोज्ड रॉक, ठीक है। तो रॉक में अगर आप देखेंगे तो यहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है, बिकॉज ये अभी वो जगह नहीं है जहां पे एकदम से ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाए, ठीक है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके यहां पर डेवलपमेंट हुआ लाइकन्स का, लाइकन्स का एंड मोजेस का, ठीक। फिर थोड़ा टाइम गुजरा, इवोल्यूशन हुआ, सक्सेशन हुआ, फिर आए आपके एनुअल वीड्स। धीरे धीरे करके क्या हुआ, आगे ये प्रोग्रेशन चलता रहा, पेरिनियल बीड्स, श्रब्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये जो है किसी भी आपके कम्युनिटी में या किसी भी इकोलॉजी में स्पीशीज का कंपोजिशन चेंज होना, ठीक, वो आपका कहलाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब इसमें दो बातें हैं बेटा। पहली स्पीशीज जो उस एरिया में बनी वो स्पीशीज आपकी कहलाती है पायनियर स्पीशीज, है ना। जो पहली स्पीशीज, जो जिसने नींव रखी वहां पर, समझ लो कोई बंजर जगह थी बिल्कुल, वहां पर कुछ भी नहीं था, है ना। तो वहां पर जो पहली स्पीशीज आपकी आई, है ना, जिसकी वजह से वहां लिविंग ऑर्गेनिज्म आए, मतलब जो वहां पर आई, वो स्पीशीज कहलाएगी आपकी पायनियर स्पीशीज। अब धीरे धीरे चेंजेस आए उस एरिया में, ठीक। कुछ स्पीशीज वहां पर सरवाइव कर गई, कुछ स्पीशीज सरवाइव नहीं कर पाई, और लास्ट में एक ऐसी स्पीशीज जो बिल्कुल चेंज हुई, डेवलप हो गई, वो स्पीशीज कहलाती है आपकी क्लाइमेक्स। वेरी गुड, क्लाइमैक्स स्पीशीज, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जितनी भी स्पीशीज आएंगी, ये यहां से लेकर यहां तक, है ना, लास्ट से, ये कहलाएंगी आपके सिरल स्पीशीज, ठीक है। या अगर हम इसको स्पीशीज का नाम अगर बदल ना कह के अगर कम्युनिटी भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो तीन तरीके की आपको कम्युनिटीज या स्पीशीज देखने को मिल जाएंगी। एक वो कम्युनिटी जिसने स्टार्ट करा है सक्सेशन को, एक वो कम्युनिटी जो कि खत्म होने के बाद वहीं पे मौजूद रही, ठीक है, वो कहलाएगी आपकी क्लाइमैक्स कम्युनिटी या क्लाइमैक्स स्पीशीज। और इन सब के बीच में जितनी भी इंटरमीडिएट स्पीशीज आई हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सिरल, सिरल स्पीशीज, ठीक है। अब देखो, जब कभी भी सक्सेशन होता है तो जरूरी नहीं है कि सबके सब आपके डेवलप कर जाएं या सबके सब रहें। हमने जब इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा था तो देखा क्या था कि तीन आपके एरा थे, तो किसी में आपके जिम्नोस्पर्म का एक डाउनफॉल आ रहा था, तो कहीं पर वो बिल्कुल एज ऑफ जिम्नोस्पर्म आ गई थी, फिर एज ऑफ एंजियोस्पर्म आ गई थी, है ना। तो ये जब एजेस आई हैं प्लांट्स में तो वो किसकी वजह से आई? इकोलॉजिकल सक्सेशन की वजह से। कुछ स्पीशीज उस एरिया में कॉलोनाइज हो गई, ठीक, उनका नंबर बढ़ा, और जो कॉलोनाइज नहीं हो पाई, जो वहां पर फिट नहीं हो पाई, वो आपकी कैसी हो गई बेटा? डिक्लाइन हो गई और डिसअपियर हो गई।
ये हर जगह के क्या कहना चाहिए इवोल्यूशन का तरीका है, ये तो सबको पता है। अगर आप एवॉल्व नहीं होगे, अडॉप्ट नहीं होगे, तो उस एरिया में आप नहीं रह पाओगे। ठीक है, इतना समझ में आया? इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है? ग्रेजुअल, स्लो, प्रिडिक्टेबल चेंज इन द स्पीशीज कंपोजिशन। ठीक, ऐसा चेंज जो कि एक ऐसी कम्युनिटी बना के दे जो वहां पर रहे, उस कम्युनिटी को हम लोग कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। इस कम्युनिटी की खास बात क्या होती है? ये अपना मेंटेन करके रखती है इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट। क्लियर सबको? यस सर। चलिए, ये मैंने बता ही दिया। जो स्पीशीज आपकी बेयर एरिया में आएगी, पहले एरिया में आएगी, वो आपकी कहलाएगी बेटा पायनियर स्पीशीज। जो लास्ट में आएगी वो आपकी क्लाइमैक्स स्पीशीज, और ये कम्युनिटी बना लेंगे तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी। बीच की सारी स्टेजेस आपकी सीरियल स्टेजेस। हाँ, अब बात करेंगे सक्सेशन जो है कितने टाइप का है ना? ये जो सक्सेशन है, ठीक, दो तरीके का सक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, एक आपका प्राइमरी सक्सेशन, दूसरा आपका सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक, अब वो इस सक्सेशन में प्राइमरी क्यों हुआ और सेकेंडरी क्यों हुआ, इसको एक मिनट बाद देखते हैं। पहले एक और चीज पढ़ लें। ठीक, ये जो कम्युनिटीज आपको दिखती हैं, आपके आसपास जितने भी प्लांट्स दिख रहे हैं, जितने भी एनिमल्स दिख रहे हैं, तो ये एकदम से तो बने नहीं है, ये सबको पता है ना। इनमें क्या लगे हैं? मिलियंस ऑफ ईयर्स लिए लगे हैं, कई मिलियंस ईयर लग गए हैं फॉर सक्सेशन एंड इवोल्यूशन। ठीक, अब इसी वजह से कहा जाता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट सक्सेशन एंड इवोल्यूशन वर पैरेलल प्रोसेस। सक्सेशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा। मतलब अगर चीजें इवॉल्व नहीं होंगी या फिर अगर चीजें नई नहीं लाई जाएंगी तो इवोल्यूशन नहीं आएगा। आप एक एरिया में रहते रहे, ठीक है, और उस एरिया में कोई चेंज ना आए, ठीक, तो आप उस एरिया के हिसाब से अपने आप को एडॉप्ट नहीं करोगे। ये तो बिल्कुल साफ बात है। जैसे कि आप स्लम एरिया में चले जाएं, वहां पे कूड़ा घर के बाहर फेंक दिया जाता है और वहां पर गंदगी इकट्ठी रहती है, ठीक है। इफ दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट दे विल बी, मतलब कि उनको बीमारियां बहुत ज्यादा लगेंगी और वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है। तो सक्सेशन में क्या होता है? जितने भी चेंजेस इस पीरियड में आएंगे, ठीक है, उनके हिसाब से जो स्पीशीज इवॉल्व हो गई वो तो आपको रह मिलेंगी, अदरवाइज दूसरी नहीं मिलेंगी। इसी वजह से कहा जाता है कि सक्सेशन और इवोल्यूशन दोनों कैसे हैं? पैरेलल प्रोसेस हैं। दो तरीके के आपके सक्सेशन है, एक प्राइमरी सक्सेशन और एक दूसरा सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन क्या है बेटा? कि ये सक्सेशन वहां होगा जहां पर पहले कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था। जैसे कि बेयर रॉक, कूल्ड लावा, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वायर। अगर यहां पर पहले से लिविंग ऑर्गेनिज्म होता तो ये प्राइमरी सक्सेशन नहीं कहलाता, ठीक है, ठीक है। तो प्राइमरी सक्सेशन कहां पर, किस जगह पर होगा? एक ऐसी जगह जहां पर कभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म था ही नहीं। अगर उस जगह कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आके बनता है या आपको दिखने लगता है तो वो आपका कहलाएगा प्राइमरी, नहीं, प्राइमरी सक्सेशन। मान लो ये बेयर रॉक है, यहां पर आके क्या दिखने लगे आपको? 10 लाख साल बाद या फिर 10,000 साल बाद आपको लाइकेंस दिखने लगे, ठीक। तो ये यहां पर बेयर रॉक्स में तो पहले कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था। पहला आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या दिखा? लाइकेंस, है ना। जब, और यहां पर मान लो, अब एक फॉर एग्जांपल मैं दूसरा कहूं, यहां पर कोई प्लांट्स है, ये रेड कलर के, ये मैंने प्लांट्स बनाए, ठीक। अब प्लांट्स हैं, उसके बाद क्या हो रहा है? लाइकेंस आ रहे हैं। तो ये यहां पर इसका मतलब ऑलरेडी क्या थे? लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। तो ये वाला आपका प्राइमरी सक्सेशन नहीं कहलाएगा। प्राइमरी सक्सेशन की एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि ये उस जगह कहलाता है जहां पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले से मौजूद नहीं हो, है ना। तभी क्या कहलाएगा? ये प्राइमरी सक्सेशन। देखो बेटा, बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज करो कि
यू हैव टू एस्टेब्लिश अ कंपनी, ठीक है। आपने कोई कंपनी एस्टेब्लिश करनी है, जैसे कि मैं अरुण के नाम पे कहूं, अरुण आया है? यस सर। अरुण Yes, एंड sir. सन्स के नाम की कंपनी है, जो बहुत बड़ी, उसने बायोटेक की एक बहुत बड़ी कंपनी डाली। तो दो तरीके हैं, या तो आप उस लैंड पे अपना बिल्ड कराएं, जमीन खरीदे और उस पे कंपनी बिल्ड कराएं, या फिर किसी और की खाली जगह पे किराए पे लेके, ठीक है, आप अपने सिर्फ सेटअप लगा लें। दो समझ में आया? यस सर। दो तरीके, यानी कि आपने क्या करा, सेटअप लिया, वहां पहले से मौजूद था वो सेटअप, ठीक, बना बनाया। दूसरा कि आपने बनाया, जब चीजें बनती हैं वो कहलाता है बेटा प्राइमरी। उसी तरीके से अगर कोई लाइफ या कम्युनिटी का फॉर्मेशन होना है उस जगह जहां पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म था ही नहीं, था ही नहीं, वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन, ठीक। जैसे कि न्यूली कूल्ड लावा, लावा में तो जानते ही हो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा ही नहीं, और उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ठंडा होना पड़ेगा, तो वहां पर जाके फिर लाइफ आएगी। बेयर रॉक, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, रिजर्वायर, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी बायोटिक कम्युनिटी को एस्टेब्लिश होने के लिए फर्टाइल सॉइल की जरूरत पड़ती है, और फर्टाइल सॉइल को बनने में लग जाते हैं कई साल। यस सर। एक बात समझ में आई कि किसी भी बायोटिक कम्युनिटी को किसकी जरूरत पड़ेगी, फर्टाइल Fertile सॉइल की, soil की। मतलब प्लांट्स ही नहीं आएंगे, मतलब फोटोसिंथेसिस होगा कैसे, ठीक। और आपके फर्टाइल सॉइल बनने में लगते हैं कई साल। इसी वजह से प्राइमरी सक्सेशन जो है, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। प्राइमरी सक्सेशन स्लो है क्योंकि वहां पर बनी बनाई फर्टाइल मिट्टी नहीं मिलती है, ठीक। इस वजह से जल्दी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते भी नहीं है, ठीक। तो प्राइमरी सक्सेशन हमारा क्लियर हो गया, यस सर। वेरी Yes, गुड। Yes, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब दूसरा कौन सा है ये, सेकेंडरी सेकेंडरी सक्सेशन। सक्सेशन। अब क्या हुआ, सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होगा, सपोज करो प्राइमरी सक्सेशन ने एक लाइफ बना के दी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी बना के दी, है ना, ये प्राइमरी सक्सेशन की ये वाली कम्युनिटी क्लाइमेक्स है। अब जंगल में आग लग गई और आधे से ज्यादा जंगल जल गया, राख हो गया। राख हो गया, और वो जमीन जो थी वो कैसी थी बेटा, फर्टाइल थी। फर्टाइल थी, ठीक है, और वहां पर कुछ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड थे, ठीक है। तो जहां पर ऑलरेडी लाइफ थी, वो अगर कुछ लाइफ बना के और दे रहा है, यानी कि वहां पर दोबारा से सक्सेशन हो रहा है, वो कहलाएगा आपका सेकेंडरी सेकेंडरी सक्सेशन। सक्सेशन। मतलब समझ में आ गई बात, आपकी एक लाइफ है, वहां पर लाइफ खत्म हो गई, मगर वहां पर आसपास दोबारा से लाइफ शुरू हो गई, दोबारा ही वहीं पे उस जगह, मगर लाइफ थी पहले यहाँ पे, तो ऐसा सक्सेशन कहलाएगा सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। जैसे कि अबंडेंट फार्मलैंड्स हैं, बर्न फॉरेस्ट है, या जंगल जल गया है या कट कर दिया गया है, ठीक है, और या बाढ़ आ गई, तो सर ये क्या, लैंड्स दैट आर फ्लोडेड, बाढ़ आ गई, बाढ़ का आ जाना। बाढ़ का आ जाना, वही है ना। तो वही है, दोबारा से वहां पर जिंदगी मतलब दोबारा से सब कुछ सेटल करना, चीजें आसान होता है, या फिर लाइफ का आना वहां पर आसान होता है, उसकी चीजें हैं, कुछ पॉइंट देखो। सम सॉइल और सेडिमेंट वहां पर प्रेजेंट होता है, ये तो बिल्कुल साफ बात है। अगर फॉरेस्ट में कुछ हुआ है तो सॉइल तो होगा ही वहां पे, ठीक है। अब सक्सेशन जो होगा, अगर सॉइल है वहां पे तो बहुत तेजी से होगा, क्योंकि फर्टाइल सॉइल बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। तो इस वजह से सेकेंडरी सक्सेशन इज ऑलवेज फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब यहां पर बेटा जो भी स्पीशीज आपकी वहां पर इन्वेड करेगी, मतलब ये फायर हो गया, यहां पर जो भी पहली स्पीशीज यहां पर आएगी, ठीक, वो आपकी डिपेंड करती है कि नेचर क्या है सॉइल का, और दूसरा वहां पर पानी कितना है ना। ये तो सबको मानने में, कोई भी स्पीशीज तभी आएगी अपने जब उसके हिसाब की कंडीशंस होंगी, अदरवाइज वो स्पीशीज वहां पे आनी ही नहीं है, ठीक है। तो दो तरीके के सक्सेशन समझ में आया, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, ठीक है। सक्सेशन में क्या होता है, अगर चीजें बदल रही हैं, सक्सेशन कहते हैं बेटा एक के बाद दूसरी चीज आना, ठीक है। सक्सेशन में क्या होता है कि अगर कुछ बदला है, और खास करके अगर वेजिटेशन बदल गया है, तो फूड और शेल्टर भी एनिमल का बदलता है, ठीक है। और जब फूड एंड शेल्टर बदलता है तो एनिमल्स को क्या करना पड़ता है, अपने आप को इवॉल्व करना पड़ता है।
और जब इवॉल्व करते हैं तो एनिमल्स के क्या आता है, चेंज आता है नंबर में और टाइप्स में। ठीक, भाई कितने टाइप के एनिमल्स आए हैं, जैसे कि हमने आपका गैलापागोस आइलैंड याद आ रहा है यस सर। है ना, वो चिड़िया थी डार्विन फिंचेस, उनका फूड और फूड बदल गया और शेल्टर बदल गया, तो क्या हो, उनकी चोंचे जो थी वो भी चेंज हो गई, तो 20 डिफरेंट स्पीशीज बन गई। तो जब भी वेजिटेशन चेंज होगा तो फूड और शेल्टर जरूर चेंज होता है, और जब फूड और शेल्टर चेंज होगा तो या तो स्पीशीज एक्सटिंक्ट कर जाएगी या फिर वो अपने आप को बदल देगी, अडेप्ट कर लेगी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है एक ना एक दिन तो उनको मरना ही है, तो क्या होता है, डिकम्पोजर के भी चेंजेस आ जाते हैं। ठीक, अगली चीज, या तो नेचर इंड्यूस करता है डिस्टरबेंस, या फिर नेचर की वजह से डिस्टरबेंस आता है किसी भी जगह में, जैसे कि आपका जैसे सुनामी आई थी, सुना होगा नाम आपने सुनामी का, भाई नेचुरल है ना, साइक्लोन आ जाए या फिर भाई नेचुरल फायर हो जाए, तो ये नेचर की वजह से जो भी आपका डिस्टरबेंस आता है या फिर ह्यूमन की वजह से जो भी डिस्टरबेंस आता है, तो वो जाहिर सी बात है सीरियल स्टेज को किस में बदल देता है, अर्लियर स्टेज, है ना। जो ये सीरियल स्टेज है वो अब सीरियल स्टेज नहीं रही, ये अर्लियर स्टेज हो गई। अब वहां पर क्या होगा, मान लो ये जगह थी, यहां पर कोई ऑर्गेनिज्म रह रहे थे, ठीक है, अब यहां आग लग गई, ठीक, तो या फिर कुछ चेंजेस आए, तो क्या होगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ वही आपकी इवॉल्व करेंगी जो अडॉप्ट हो जाएंगी, ठीक है, बाकी सारी की सारी एलिमिनेट हो जाएंगी। ये बहुत आसान आसान बातें हैं जो आपको मैं बता रहा हूं। ठीक, अगर प्लांट के सक्सेशन की बात करें, देखो सक्सेशन दो टाइप के हैं, अब हम बात किस में करेंगे बेटा, सक्सेशन इन प्लांट्स। दो तरीके के सक्सेशन है प्लांट्स में, एक हाइड्रार्च, एक जीरार्च। नाम से ध्यान रखना, हाइड्रा मतलब किससे रिलेटेड है, वाटर से, और जीरार्च मतलब डेजर्ट। डेजर्ट, वेरी गुड, मैं चाह रहा था कि डेजर्ट कोई बोल दे। ठीक, डेजर्ट, जीरोफिटिक प्लांट्स आपने सुने होंगे। ठीक, अब इसको आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि नाम के आपको मतलब पता है। ठीक, अगर कोई सक्सेशन आपका वाटर के या गीले एरियाज में हो रहा है तो वो कौन सा सक्सेशन कहलाएगा, हाइड्रार्च सक्सेशन। सपोज करो ये आपका एक जगह है, इसमें आपका पानी भर गया, आसमान से बारिश हुई, ठीक है, और वहां पर पानी भर गया, तालाब बन गया, पॉन्ड बन गया, ठीक है, तो सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म आए, उनकी स्पीशीज आई, फिर दूसरे आए, फिर और भी आए, फिर और भी आए, फिर ये क्या हुआ, ये आगे बढ़ गए। अब ये कहोगे सर ये तो वाटर थे, हमें तो लैंड में दिखा रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हाँ बताओ बताओ। मतलब मिट्टी आ गई वहां पे, जमा हो गई वो। अच्छा मिट्टी आ गई, हाँ मिट्टी आ गई, मिट्टी जमा हो गई। एक्चुअली क्या होता है ना, देखो कोई भी सक्सेशन आपका एक्सट्रीम कंडीशन पे सफल नहीं होगा। एक्सट्रीम कंडीशन क्या है, देखो बेटा, एक है बहुत ज्यादा पानी, एक है बहुत ज्यादा सूखा, जिसको हम डेजर्ट कहते हैं, ठीक है, ठीक, डेजर्टी इलाका या फिर ड्रॉटी इलाका। ठीक, बीच वाली कंडीशन क्या होगी, मैजिक, MESIC, ठीक है, एक है वाटरी कंडीशन, एक है डेजर्टी कंडीशन, एक है मैजिक कंडीशन। हर ऑर्गेनिज्म इस बीच वाली कंडीशन में सरवाइव करना पसंद करते हैं, भाई उसको अच्छा लगता है भाई। तो इसलिए क्या होता है, चाहे वो हाइड्रार्च सक्सेशन हो, पानी के अंदर शुरू हुआ हो सक्सेशन, ठीक है, पर वो किस तरफ चला जाएगा, मैजिक कंडीशन, बीच की मॉडरेट कंडीशन की तरफ, ठीक है। अब चाहे वो आपका जीरार्च सक्सेशन हुआ हो, ड्राई एरियाज में हुआ है, मगर फिर भी वो इवॉल्व कर करके कहां पर चला जाएगा, मैजिक कंडीशन। ध्यान रखना, दोनों तरफ, चाहे वो पानी में कोई लाइफ बन रही हो, चाहे वो डेजर्टी या ड्राई एरिया में बन रही हो, है ना, तो वो धीरे धीरे क्या करेगी, आपके ऐसी कंडीशन में आके इवॉल्व करने लगेंगे जहां पर पानी का अमाउंट मॉडरेट हो, बीच का हो, ठीक है। तो दोनों ही, आपका ये सवाल नीट में भी आ सकता है कि हाइड्रार्च और जेरिक या जेरार्च सक्सेशन किस जगह लेके जाते हैं लाइफ को, लीड टू मीडियम वाटर कंडीशन,
ठीक। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी सवाल कैसे आएगा आपको कि इन हाइड्रार्ड्स और जीराक्स सक्सेशन वेयर यू विल फाइंड द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। आपका आंसर होगा इन बेसिक कंडीशंस। ठीक है बेटा, सबको क्लियर हुआ? सर Yes, sir. सर दोबारा हाँ? बताना सर ये। अच्छा ठीक है, देखो थोड़ा हिंदी में ओके सर। हाँ ठीक है, मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ। देखो सवाल ये है कि आपसे कहा जाए कि जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, जो अंत की कम्युनिटी है, किसी भी एरिया में 10 तरीके की कम्युनिटी बनी। जो पहली कम्युनिटी है, ठीक, वो आपकी पायनियर कम्युनिटी है, और जो आखिर में जो कम्युनिटी इवॉल्व हो गई है, जो बची है, वो आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये बात क्लियर है? यस सर। अब सवाल ये है कि हाइड्रार्ड सक्सेशन में आपको क्लाइमेक्स कम्युनिटी कौन से एरिया में मिलेंगी, किस कंडीशन में मिलेंगे? हाइड्रार्ड कंडीशन में, ज़ेरिक कंडीशन में, या मेसिक कंडीशन में? आंसर होगा मेसिक कंडीशन में, क्योंकि इवोल्यूशन कहां पर होता है, कहां किसकी तरफ शिफ्ट होता है? हाइड्रार्ड सक्सेशन हाइड्रिक टू मेसिक कंडीशन। ये चलते ही इस तरफ है, हाइड्रिक टू मेसिक। ठीक, देखो कंडीशन क्या है, एच वाई फॉर हाइड्रिक, एम ई फॉर मेसिक, एंड जेड एक्स ई फॉर जेरिक। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब मान लो यहां कोई ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म डेवलप यहीं पर नहीं रहेंगे हाइड्रार्ड्स पे, वो कहां चले जाएंगे? धीरे धीरे करके मैजिक कंडीशन में। मैजिक के साथ। तो यहां पर आके हाइड्रार्ड सक्सेशन रुक जाएगा। तो आप बताओ मुझे, क्लाइमेक्स कम्युनिटी आपको कहां मिलेगी? मैजिक पे। मैजिक में। सिमिलरली आपका जेरिक में, यानी कि ड्राई लैंड में कोई सक्सेशन शुरू हुआ, ठीक है, तो ड्राई लैंड से क्या होगा, ये सक्सेशन धीरे धीरे कहां तक चला जाएगा? मैजिक के साथ। मैजिक में। और यहां पर आके जेरिक का सक्सेशन रुक जाएगा, है ना? तो जेरिक की भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहां मिलेगी आपको? मैजिक कंडीशन में। ठीक है बेटा, दोनों को एक मॉडरेट कंडीशन में मिलती हैं। इतना तो आपके समझ में आ गया भाई, हाइड्रा सक्सेशन क्या है और जेरार्ड सक्सेशन क्या है। क्लियर? जैसे कि हम लोग बात करेंगे अब जीरोफिटिक हैबिटेट की, है ना? एक ऐसा हैबिटेट जहां पर आपका पानी की कमी हो। प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक्स, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जीरोफिटिक हैबिटेट है। सबसे पहले कौन सी आएंगी वहां पे? लाइकन्स। ठीक है, अब ये लाइकन्स क्या करेंगे, धीरे धीरे करके अलग कम्युनिटी को जगह देंगी, और यहां पर अलग कम्युनिटी आकर रहने लगेंगी, जैसे कि ब्रायोफाइट्स। ठीक, ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट, देन जिम्नोस्पर्म, देन आपका एंजियोस्पर्म। यही तो है डेवलपमेंट, हमने सबने पढ़ा है। हमने प्लांट्स का जो पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये पढ़ते हैं। तो जो भी होगा वो आपका कैसे जाएगा, ये आपकी कंडीशन जो है इट इज सेरिक, और ये आपकी मैसिक। ठीक है, ठीक है बच्चों? अब लास्ट में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, ये वाली या ये वाली क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्टेबल रहती है कब? अगर एनवायरनमेंट अनचेंज हुआ। अगर एनवायरनमेंट आपका अनचेंज रहता है, मतलब एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज नहीं आता, उसके हिसाब से ही रहता है, तभी क्या रहता है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्टेबल रहती है। अगर एनवायरनमेंट चेंज हो गया, मान लो कि मेसोफिटिक कंडीशन में है, अब यहां पर आ गया ड्रॉट, सूखा पड़ने लगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या हो जाएंगी? एग्जिट होने लगी, मतलब एलिमिनेट हो जाएंगी, विलुप्त होने लगी, एलिमिनेट होने लगी। अब बताओ यहां पर जो सक्सेशन होगा वो कौन सा सक्सेशन होगा? सेकेंडरी। वेरी गुड, सेकेंडरी सक्सेशन होगा। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी ऐसा नहीं अमर है, अमर नहीं है कोई चीज, है ना? अमर नहीं कि आ गई तो कभी खत्म नहीं होगी। कब खत्म नहीं होगी? अगर एनवायरनमेंट चेंज नहीं होता है, पर एनवायरनमेंट तो चेंज होना है ना? ठीक है, एनवायरनमेंट विल ऑलवेज चेंज। ठीक, अब प्राइमरी सक्सेशन आप वाटर में देखें, थोड़ा सा इसको आपको याद रखना पड़ेगा। प्राइमरी सक्सेशन जो वाटर में है कि किस तरीके से होता है ये। तो सबसे पहले क्या होगा,
फाइटोप्लैंक्टन्स आएंगे यहाँ पर, ठीक। फिर आपको दिखेंगे वहां पर सबमर्ज प्लांट, फिर थोड़े आपको फ्री फ्लोटिंग, फिर रीड स्वाम्प एरिया टाइप के। है बेटा? फिर आपका मार्श मीडो स्टेज, फिर आपके शॉप्स आएंगे, स्क्रब्स आएंगे, फिर आपका क्या बन जाएगा? फॉरेस्ट बन जाएगा। तो दिस इज द सक्सेशन इन वाटर। ये है सक्सेशन आपका वाटर में। यहां पर भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या है? फॉरेस्ट है। ठीक है, सक्सेशन समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? सर सेकेंडरी सक्सेशन के बाद भी मैसिव कंडीशन में जाएंगे? हाँ, आना तो मेजे की कंडीशन में, चाहे कोई सा भी सक्सेशन हो बेटा। क्योंकि सर सक्सेशन होने के लिए मैजिक कंडीशन का कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है ना। मैजिक कंडीशन का आना जरूरी है। मैजिक कंडीशन जो रहती है ना, फेवरेबल कंडीशन रहती है इवोल्यूशन के लिए, सबसे आसानी से एडॉप्ट हो जाते हैं, है ना? तो मैजिक कंडीशन जरूरी है। अब बात करेंगे हम लोग न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की। देखो बेटा, न्यूट्रिएंट का साइकिल होना बहुत जरूरी है, ठीक। सबसे बड़ी बात क्या है कि जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, इनकी रिक्वायरमेंट कहाँ का है? ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करनी है तो रिक्वायरमेंट है, उसको रिप्रोडक्शन करना है तब रिक्वायरमेंट है, कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस करना है तब रिक्वायरमेंट है। कुछ भी हो, आपको क्या लगेगा? न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़नी है, ठीक है। जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है। तो ये आपके क्या है? न्यूट्रिएंट हैं। आपको मालूम है कि जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, ठीक, ये आपको सॉइल में भी मिलते हैं, हाँ है ना? मिलते नहीं मिलते? सॉइल में मिलते नहीं मिलते? तो जितना भी न्यूट्रिएंट आपके सॉइल में प्रेजेंट है, चाहे वो कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, कुछ भी हो, कैल्शियम हो, ठीक, ये अगर सॉइल में प्रेजेंट है किसी गिवन टाइम में, ये कहलाता है स्टैंडिंग स्टेट, है ना? हमने पढ़ा था एक स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। उसमें क्या ले रहे थे बेटा हम? ऑर्गेनिक मैटर, मतलब लिविंग मटेरियल, लिविंग मास, बायो, उसका जो मास ले रहे थे वो भी ड्राई वेट में, है ना? वो स्टैंडिंग क्रॉप कराता है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट जो है आपका क्या है, मतलब कहाँ मिलता है आपको? सॉइल में मिलेगा। और अगर हम सॉइल में देख रहे हैं, ठीक है, और एक टाइम में उसको देख रहे हैं कि इतने टाइम में इतना न्यूट्रिएंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो वो कहलाता है उसका स्टैंडिंग स्टेट। न्यूट्रिएंट कभी भी लॉस्ट नहीं होता इकोसिस्टम से, क्योंकि ये आपके लॉस्ट होने लगे तो कमी पड़ जाएगी, फिर कुछ ही ऑर्गेनिज्म ग्रो कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। इसी वजह से क्या होता है, न्यूट्रिएंट को क्या करते रहते हैं हम लोग, या फिर ऑटोमेटिकली हम लोग क्या, ऑटोमेटिकली क्या होता रहता है, वो रिसाइकल अगेन एंड अगेन, ठीक है। जैसे कि हमने फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं, CO2 आपका एटमॉस्फेयर में है, ठीक। CO2 को किसने ले लिया? प्लांट ने ले लिया, ठीक। प्लांट ने क्या बनाया? CO2 से ग्लूकोज बनाया, उसको एनिमल्स ने ले लिया, एनिमल्स मर गए, वापस से CO2 आपका जमीन में आ गया और रेस्पिरेशन के थ्रू वापस एनवायरनमेंट में चला गया। यही तो होता है। तो मूवमेंट जो है किसी भी न्यूट्रिएंट का वो चलता रहेगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट आपके बनाए नहीं जा सकते, ये बहुत क्लियर बात है। तो इनको क्या करना पड़ता है? रिसाइकिल करना पड़ता है अगेन एंड अगेन, आप बना नहीं सकते। और ये जो मूवमेंट है न्यूट्रिएंट एलिमेंट का, ठीक, फ्रॉम वेरियस कंपोनेंट, इन कंपोनेंट्स को हम आगे देखेंगे कौन कौन से कंपोनेंट्स है, थ्रू वेरियस कंपोनेंट किसी भी इकोसिस्टम में, वो कहलाता है आपका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। दूसरा नया नाम इनको दिया गया है बायो जियो केमिकल साइकिल। बायो मतलब लिविंग, जियो मतलब सॉइल, केमिकल मतलब न्यूट्रिएंट। इनसे मिलके जो साइकिल बनी है वो आपकी कहलाती है बायो जियो केमिकल साइकिल। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल कितनी टाइप की है? न्यूट्रिएंट साइकिल कितनी टाइप की? देखो बेटा, इस चीज को समझने के लिए पहले समझो आप कि सोर्स क्या है किसी भी चीज का, ठीक। जैसे कि अगर मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड की बात करी मैंने,
ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल कहां से रहा है हम लोगों को? आपको मालूम कहां से मिल रहा है? एटमॉस्फेयर से मिल रहा है ना बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिल रहा है आपको? एटमॉस्फेयर से। फास्फोरस या सल्फर कहां से मिल रहा है? सॉइल से। तो जहां से साइकिल शुरू हुई है वहीं पे साइकिल जाके खत्म होगी, तभी तो वो साइकिल कहलाएगी। अगर मान लो इस पॉइंट से आपने CO2 को लिया है, इस पॉइंट से, तो जब तक आप इस पॉइंट को लौटा नहीं दोगे तब तक वो साइकिल नहीं कहलाएगी, है ना? तो साइकिल क्या है? अगर ये एटमॉस्फेयर से ली गई है तो एटमॉस्फेयर से CO2 किस फॉर्म में लेते हैं हम लोग? गैसियस फॉर्म में। तो इस वजह से कुछ साइकिल जो है आपकी कैसी साइकिल है? गैसियस साइकिल। ठीक। और कुछ साइकिल जो कि हम सॉइल से लेके बनाते हैं या साइकिल चलती हैं, वो कहलाती हैं आपकी सेडिमेंट्री साइकिल। ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाई दी साइकिल्स आर, क्यों जो साइकिल है आपकी डिवाइड कर दी गई हैं दो ग्रुप में? आप बताओगे इनके सोर्स की वजह से। गैसियस साइकिल में हम लोग नाइट्रोजन और कार्बन साइकिल की बात करते हैं क्योंकि इनका सोर्स है एटमॉस्फेयर, गैसेस। ठीक है। सेडिमेंट्री साइकिल में हम लोग सल्फर और फास्फोरस साइकिल की बात करते हैं क्योंकि इनका सोर्स है अर्थ क्रस्ट। ठीक है। जो रिजर्वायर है वो क्या है बेटा? अर्थ क्रस्ट है। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो कितने तरीके की न्यूट्रिएंट साइकिल है? दो तरीके की, एक आपकी गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल, एक आपकी सेडिमेंट्री साइकिल। अब कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जैसे सॉइल है, मॉइस्चर है, पीएच है, टेम्परेचर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना? ये क्या करते हैं, इनकी वजह से जो न्यूट्रिएंट है उनके रिलीज पे फर्क पड़ता है इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा एक ऑर्गेनल का प्लांट में पाया जाता है, स्टोमेटा। सुना है ना? यस सर। है ना? अब वो क्या करता है? दो काम है, एक तो गैसियस एक्सचेंज है, दूसरा ट्रांसपिरेशन है। ट्रांसपायरेशन। ठीक है। गैसियस एक्सचेंज किस किस के बीच में एक्सचेंज करता है? O2 और CO2 के बीच में, यही करता है ना? तो स्टोमेटा आपका डे टाइम में ओपन होता है, नाइट टाइम में क्लोज हो जाता है इन मोस्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है। जिसमें CAM होना वो अलग बात है। ठीक है। अब क्या है, मान लो कि वो ऑक्सीजन ले रहा है और CO2 आपका रिलीज कर रहा है। अब किसी वजह से स्टोमेटा ओपन नहीं हो रहा डे टाइम में, तो O2 आपका रिलीज कर रहा है और CO2 आपका ले रहा है। तो क्या होगा, अगर स्टोमेटा आपका क्लोज है तो ये एक्सचेंज बंद हो जाएगा। ठीक। उसमें आपका बहुत बड़ा रोल आता है टेम्परेचर का। ठीक। अगर टेम्परेचर उसके हिसाब से नहीं है तो आपका स्टोमेटा क्लोज रहता है और वो ट्रांसपिरेशन नहीं करता है। ठीक है। जैसे कि हमने पढ़े थे संकन स्टोमेटा, याद आ रहा है? संकन स्टोमेटा डूबा हुआ, जो बहुत अंदर होता है। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है या डेजर्टी एरिया में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनका स्टोमेटा बहुत अंदर रहता है, जिससे कि ट्रांसपिरेशन ना हो। ठीक है। अब अगली बात करेंगे साइकिल की, सिर्फ डायरेक्ट साइकिल पे चलेंगे। कार्बन साइकिल की बात करें तो रिजर्वायर कौन है कार्बन का? एटमॉस्फेयर में केवल कितनी कार्बन है? ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1%, 1, है ना? और हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, अगर उनके अंदर कार्बन निकाल के देखोगे तो उनके वेट का 49% जो है वो आपका कार्बन है। अगर किसी का ड्राई वेट 100 kg है, ठीक है, 100 kg है ड्राई वेट, तो 49 kg क्या होगा बेटा? उसके अंदर कार्बन है। ड्राई वेट की बात कर रहा हूं, वाटर नहीं मिलाया मैंने, न कुछ भी नहीं मिलाया, ब्लड नहीं, क्या मिलाया मैंने? सिर्फ यहाँ पे ड्राई वेट। तो सर इसमें बोन्स का वेट आता होगा क्या बेटा? इसमें सर बोन्स का वेट आता है? बोन्स तो आपकी कैल्शियम भी है उसमें, आपका फास्फोरस भी है, मिनरल्स भी है ना, और कार्बन भी है। तो हम उसको अलग निकाल के देखते हैं बोन्स का भी वेट देखते हैं, मसल्स का भी वेट देखते हैं। आपकी बॉडी मसल्स में तो कार्बन है ना? ओके सर। ब्लड नहीं देखते? नहीं, ब्लड नहीं देखेंगे। ब्लड को आप सुखा लो, सेल्स अलग निकाल लो, जितना भी ड्राई वेट है, वाटरी कुछ नहीं देखेंगे उसमें। ठीक। ओके। और ओशियन में आपका 71% कार्बन किस फॉर्म में रहता है? डिसॉल्व फॉर्म में, और यहीं से रेगुलेट होता है अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2। ठीक। अब जरा आप यहां पर देखो,
इस साइकिल को समझते हैं। ठीक, ओशन में आपके पाए जाएंगे कौन, फोटोसिंथेसिस कौन करता है बेटा, फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स आपके CO2 को फिक्स करते हैं, अपने अंदर लेते हैं और O2 को रिलीज कर देते हैं। सिमिलरली लैंड पे आपके प्लांट्स पाए जाते हैं, लार्ज स्मॉल जितने भी प्लांट्स हो, तो ये भी आपके फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक, अब ये तो यूज कर लिया, इनको खा लेते हैं कौन, एनिमल्स। जाहिर सी बात है, एनिमल हर्बीवोर्स प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो कार्बन, भाई कार्बन इनके अंदर आया, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज किसके अंदर चला गया, सारा का सारा प्लांट की लीव्स चढ़ ली, तो लीव्स में क्या था, ग्लूकोज था। ठीक है, अब वो किसके अंदर गया, प्लांट्स में गया, एनिमल्स में गया, हमने खाई सब्जी उसमें गया। ठीक है, अब क्या होता है, ये हो जाते हैं डेड। डेड होने के बाद कौन सी चेन चलती है बेटा, डिट्राइटस फूड चेन। डिट्राइटस फूड चेन में क्या होता है, ये मरते हैं, डिकम्पोज होते हैं, और क्या बनने लगता है आपका, फॉसिल फ्यूल। ठीक है, उस फॉसिल फ्यूल को हम लोग किस फॉर्म में यूज करते हैं, ऑयल एंड गैस, कार्बन साइकिल की। तो क्या था कि फॉसिल फ्यूल बन गए, फ्यूल्स को हम लोग यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑयल एंड गैस। आपने देखा होगा कि भाई तेल निकल रहा है, तेल निकल रहा है, तेल निकला कैसे, जब फॉसिल्स बने ना तभी तो तेल निकला। ठीक है, अब ये फॉसिल्स जो होते हैं ये यूज होते हैं, और कुछ फॉसिल्स किस में बदल जाते हैं आपके, कोल में। जब इनको यूज कराया जाता है, कंबंसेशन कराया जाता है, कंबशन कराया जाता है, तो क्या होता है, आपका CO2 कहां रिलीज हो जाता है, एटमॉस्फेयर में। तो यानी कि जो प्लांट ने CO2 लिया था फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक, वो चला गया वापस कहां पर, एटमॉस्फेयर में। किस तरीके से गया, पहला इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल्स, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ कोल्स। कई बार हम लोग लकड़ियां लेते हैं, लकड़ियां जलाते हैं, भाई विंटर्स आ गए, अब तो जलना शुरू हो गई होंगी, है ना। तो क्या होता है, ये जो बर्निंग है फॉरेस्ट या जो वुड है, ये क्या करता है, रिलीज करता है, ऑक्यूपाई करता है किसको, CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक, एंड आल्सो इट रिलीज CO2 फ्रॉम द टू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब जो ये प्लैंक्टॉन्स हैं, ये क्या काम करते हैं, दे आल्सो परफॉर्म, अगर मैं फोटोप्लैंक्टॉन्स की बात करूं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स की, तो क्या काम करते हैं, दे आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, सो दे यूज CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और ये क्या करते हैं, ये आपके जो अंदर जो एनिमल्स हैं, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उनकी फूड चेन को चलाते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मर जाते हैं और इनका सेडिमेंट्स हो जाते हैं। ठीक, सेडिमेंट होके बाद में इनसे CO2 आपकी रिलीज होती है, वो CO2 आपकी बाद में रेस्पिरेशन के तौर पे वापस से ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो दो तरीके हैं, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इतनी बड़ी बात को छोटे से लैंग्वेज में बता रहा हूं। देखो बेटा, CO2 को फिक्स करने का तरीका क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन करे, फिक्स करना समझ रहे हो ना बात, यूज करना। CO2 को यूज करने का तरीका जो है वो है आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपके ऑटोट्रॉफ्स करेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ्स करेंगे, फॉर एग्जांपल फाइटोप्लैंक्टन्स एंड प्लांट्स, ये करते हैं। फिर इनको वापस देने का तरीका क्या है, सबसे कॉमन तरीका जो हम अभी भी कर रहे हैं वो है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम O2 लेते हैं और CO2 वापस दे देते हैं, निकाल देते हैं। इससे क्या होता है, एक बैलेंस बनाता है। दूसरा जो तरीका है वो है आपका फ्यूल से। जो फ्यूल्स हम लोग यूज करते हैं वो आपके जब जलते हैं या यूज होते हैं तो वो क्या करते हैं, CO2 रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। इस तरीके से क्या होता है कि आपकी जो CO2 साइकिल है वो चलती रहती है। ठीक है, वेट के हिसाब से अगर आप याद रखेंगे तो 4 × 10⁻13 किलोग्राम जो कार्बन है वो आपकी फिक्स होती है एनुअली थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो हम बात कर रहे थे कि मेजर अमाउंट जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो हम एटमॉस्फेयर में वापस देते हैं बाय रेस्पिरेशन, है ना। वही तो हम करते हैं, O2 लिया और CO2 को वापस दे दिया, CO2 को प्लांट यूज कर लें या फिर वापस से एटमॉस्फेयर में दे दें, तो ये साइकिल चलती रहती है। ठीक,
अब जब भी कभी वेस्ट या डेड ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है तब भी क्या रिलीज होता है बेटा आपका? CO2। तो CO2 आपका अगर यूज हुआ है तो वो रिलीज होना है। यूज होने का तरीका फोटोसिंथेसिस है, रिलीज होने के तरीके 3 है। एक तो आपका रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड डिकम्पोजिशन। ठीक है बेटा? Yes, sir. बाकी सबको समझ में आया? कितने तरीके हैं बेटा? 3 तरीके हैं रिलीज करने के। एक तरीका आपने फिक्स करने का तरीका तो आप समझ जाओ क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करेंगे, प्लांट CO2 अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको यूज करके ग्लूकोज बना देगा। ये तो हो गया यूज करना। वापस भी तो देना है एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में दिया कैसे जाता है? रेस्पिरेशन के थ्रू, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स के थ्रू, और Burning, तीसरा decompose. डिकम्पोज। चलिए, गुड, वेरी गुड, हो गया ये आपका कार्बन साइकिल। ठीक। Yes. अगली है आपकी फॉस्फोरस साइकिल। ठीक। ये आपकी सेडिमेंट्री साइकिल है, क्योंकि सर पीछे वाली स्लाइड ले लो। फॉस्फोरस आपको कहां मिलेगा? सेडिमेंट या रॉक में। ठीक है। तो फॉस्फोरस बेसिकली आपका कंस्टिट्यूएंट है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का। ठीक। जो आपकी मेम्ब्रेन है, लिपिड है, ठीक है, वो उसका जो आपका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो फॉस्फोरस है। क्योंकि आपको मालूम है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, सॉरी, जो है वो आपकी किसकी बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड्स की। आपके डीएनए है उसमें आपका फॉस्फोरस पाया जाता है, एटीपी है उसमें भी आपका फॉस्फोरस पाया जाता है। तो फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। आपके हड्डियां बनती हैं, किसकी बनती हैं? फॉस्फोरस की बनती हैं। आपके दांत बनते हैं, उसमें भी फॉस्फोरस होता है। इवन जो शेल्स होते हैं वो भी किसके बने होते हैं? फॉस्फोरस के। ठीक है। तो ये सर ये फॉस्फोरस क्या है सर? है बेटा, सर ये डायग्राम में क्या है? टीथ के ऊपर जो है सर मोमोज से शेल्स, शेल्स जो बज रहे हैं, जो बज रहा बाहर। अच्छा है ना, शेल्स जो आपके होते हैं, ये आपके फॉस्फोरस के बने होते हैं, ये शेल्स भी। ठीक। तो ये सब चीजें सर जो हिंदी में है, क्या कहते हैं इनको? सीपियां। ठीक है, ठीक है। अरे जैसे ये पीछे तुम्हारे बज रहा होगा, क्या बज रहा है बताओ? टंग। दूसरा नाम क्या है? टंग। अब समझ में आया? अब छोटा छोटा था ना, इसको छोटे वाले को सीपी कहते हैं और बड़े वाले को टंग, है ना? तो उसको समझ गए? चलो ठीक है। तो आपको फॉस्फोरस जो है कहाँ मिलेगा? बोन्स Soil में, में। सेल मेम्ब्रेन में, सॉइल में मिलेगा। हाँ, मतलब बेसिकली ये बोन्स वगैरह बनती हैं इसकी, मगर इनका मेन जो रिजर्वायर होता है वो कौन होता है बेटा? सॉइल। होता Soil। क्या है कि आपका ये जो रॉक, जब रॉक में जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो आपके वेदर्ड होते हैं। मतलब वो जब रॉक आपकी घिसती है, टूटती है, तो वो सारे मिनरल एलिमेंट कहाँ चले जाते हैं? सॉइल सॉल्यूशन में, सॉइल के अंदर। अब इनको कौन ले लेगा? प्रोड्यूसर। आप सब जानते हैं प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट। बार बार बताने की मुझे लगता है की जरूरत है। कुछ आपका नीचे बह जाता है, बिल्कुल अंदर की तरफ चला जाता है। ठीक। प्रोड्यूसर से फास्फोरस कौन ले लेगा बेटा? कंज्यूमर। इसमें तो, और कंज्यूमर क्या होगा? मर जाएगा तो उसका क्या बन जाएगा बेटा? डिट्राइटस। डेट्राइटस बन जाएगा। और डेट्राइटस को क्या होना पड़ता है? डिकम्पोज होना पड़ता है। जब डेट्राइटस आपका, जब वो गला सड़ा सामान, डेट्राइटस जिसे कह रहे हैं, जब वो खत्म होगा तो उसके अंदर का फास्फोरस वापस किस में चला जाएगा? सॉइल में। चलो अब हम इसको दूसरे उसमें देखते हैं। सॉइल सॉल्यूशन, मिट्टी। मिट्टी में क्या पैदा हुए बेटा? प्लांट्स। ठीक है बेटा, मिट्टी में पैदा हुए आपके प्लांट्स। प्लांट से क्या काम करा? मिट्टी का जो फास्फोरस था वो ले लिया। ठीक। अब प्लांट्स का फास्फोरस ले लिया हर्बीवोर्स ने, यानी कि बफेलो हम लिख दे रहे हैं ना, बफेलो। ठीक। अब ये बफेलो ने प्लांट का फास्फोरस ले लिया। अब बफेलो का फास्फोरस कैसे वापस सॉइल में आए? बफेलो जब मरेगी, जब ये भैंस मर जाएगी, क्या बन जाएगी? मरते ही हम इसे क्या कहेंगे बेटा? डेट्राइटस। तो जब बफेलो मरेगी तो इसका क्या होगा बेटा? डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन होने के बाद इसके अंदर के जितने भी मिनरल्स थे, चाहे वो फास्फोरस हो चाहे कुछ भी हो, है ना,
जितने भी मिनरल्स है, अगर वो सेडिमेंट्री मिनरल्स हैं, मतलब जमीन के अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स हैं, तो वापस किस में आ जाएंगे? सॉइल। सॉइल। अदरवाइज अगर CO2 है तो वापस से वो यूज होके बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो सर इस तरीके लीटर से फॉल क्या है आपकी सर? हाँ बेटा, लीटर फॉल क्या है सर ये? अच्छा हाँ, ये एक और चीज, हाँ वेरी गुड, अच्छा वो लिटर फॉल आपने बता दिया। बेटा क्या होता है कि प्रोड्यूसर भी मरते हैं, प्लांट्स को जरूरी नहीं कि हर प्लांट को खा लेगा जानवर। ठीक है, जब प्लांट्स मरते हैं तो उनकी जो शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, वो आपकी फॉल होती हैं, गिरती हैं। भाई पत्ती बूढ़ी हो गई, उसकी एज हो गई, वो मर गई, और वो पेड़ से टूट के अलग हो गई। शाखा बूढ़ी हो गई, टूट गई, अलग हो गई। तो जब वो पेड़ का कोई भी पार्ट मर के गिरता है, हम उसको क्या कहते हैं बेटा? लिटर फॉल। लीटर फॉल। लिटर फॉल। ठीक है, लिटर कहते हैं, और उसको गिरने को हम कहते हैं फॉल। तो यानी कि अगर पेड़ का कोई भी पार्ट आपका मरा है या फिर टूट गया है, टूट के नीचे गिरा है, तो उसका भी क्या होना है बेटा? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन होगा। तो डिकम्पोजिशन जब होगा तो वो क्या होगा? उसके अंदर का फास्फोरस कहाँ चला जाएगा? सॉइल सॉल्यूशन। सॉइल में। अब सवाल ये भी तो उठ सकता था ना कि सर अगर इनको हर्बीवोर नहीं खाएंगे तो कहाँ जाएंगे? फास्फोरस कहाँ गया? दोबारा सॉइल में नहीं आया? नहीं आएगा, जब भी प्रोड्यूसर मरेगा, है ना, तब क्या होगा? वापस से ये क्या बन जाएगा? डिट्राइटस बन जाएगा, और इसके अंदर का फास्फोरस कहाँ जाएगा बेटा? सॉइल में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यस सर। तो ये आपकी दो साइकिल हो गई। एक आपकी कौन सी साइकिल हो गई? कार्बन साइकिल। दूसरी आपकी सर ये अपटेक रन ऑफ क्या हुआ? अपटेक, तो मतलब ले लिया। ठीक, अपटेक का मतलब जो फास्फोरस था, सॉरी, जो फास्फोरस था उसको अपटेक ये ले गया। रन ऑफ मतलब कुछ फास्फोरस आपका कहां चला जाता है? सॉइल सॉल्यूशन के और डीप बह गया, है ना। कुछ तो सॉइल में से, मान लीजिए मिट्टी है, इसको हम बना रहे हैं, एक रुक जाओ, अब थोड़ा सा बना दे रहे हैं आप लोग के लिए। ये है आपकी जमीन, ये दिख रही है, ये दिख रहा है जमीन। यस सर। यस ठीक है, सर। और ग्रीन या ब्लू कलर का हम बना रहे हैं। अरे भैया, और ये आपके अंदर ब्लू कलर से आपके फास्फोरस है। ठीक है, इस जमीन के अंदर अब क्या होगा? या तो इनको ले लेंगे क्या? प्लांट। प्रोड्यूसर्स। अगर प्लांट्स लेते हैं तो इसको कहते हैं अपटेक। ठीक है, अपटेक। और अगर ये जो फास्फोरस है किसी के मरने के बाद और डीप चले गए कि अपटेक नहीं हो पा रहा है इनका, तो वो कंडीशन क्या कहलाती बेटा? रन ऑफ। तो ठीक फिर है, इनका साइकिलिंग हो ही नहीं पाएगी रन ऑफ वालों की। आती है। वही मैं सवाल करने वाला था कि ये साइकिलिंग कैसे होगी, जो रन ऑफ हो जाते हैं उनकी साइकिलिंग कैसे होती है? बेटा लिख लो जरा, आपकी बार जवाब दे देना। ठीक है, कि आप लोगों ने बहुत सारे सवाल मिस कर दिए। जो फास्फोरस रन ऑफ हो जाता है, हाउ डज इट साइकिल, उनका साइकिलिंग कैसे होती है? लिख लिया बेटा सवाल? यस। अब ये सवाल का जवाब देना। आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया था, डिकम्पोजर बैक्टीरिया और फंगस। सर जब चट्टानों की खदान होती होगी सर, जब हो जाता होगा इनका रिसाइकलिंग। चलो एक दिन का टाइम देते हैं, कल का, आज का कल हम पूछ लेंगे। हो सकता है आप सही हो, और बिल्कुल, ओके। है ना, मगर कल का वक्त तो देना ही पड़ेगा। तो ये साइकिल समझ में आई आपको? यस सर। चलिए, लास्ट टॉपिक जो चल रहा है, बिल्कुल लास्ट है बेटा। डिफरेंस क्या है कार्बन और फास्फोरस साइकिल में? कार्बन साइकिल में जो एटमॉस्फेयर से इनपुट आता है वो बहुत ज्यादा होता है, और फास्फोरस साइकिल में एटमॉस्फेयर का इनपुट कम है, क्योंकि बेटा ये एटमॉस्फेयर में ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि कार्बन साइकिल में गैसेस एक्सचेंज होता है बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, आपको मालूम ही है। अगर प्लांट है तो CO2 को यूज कर लेंगे, अगर एनिमल है तो CO2 को वापस दे देगा। ठीक, फास्फोरस का गैसेस एक्सचेंज बिल्कुल नेचुरल है। ठीक है बेटा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। लास्ट, इकोसिस्टम सर्विसेज क्या है?
जितने भी प्रोडक्ट हमको इकोसिस्टम से मिल रहे हैं और हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहलाती हैं इकोसिस्टम की सर्विस। सर्विसेज। जैसे कि अगर हेल्दी फॉरेस्ट को देखा जाए तो उसके काम क्या क्या है बेटा? प्यूरिफाई एयर एयर को और प्यूरिफाई वाटर। करना, वाटर को प्यूरिफाई करना, ड्रॉट्स ऑफ फ्लूइड को, सूखे और बाढ़ को रोके रखना, न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल करना, फर्टाइल सॉइल बनाना, एक अच्छा वाइल्ड लाइफ हैबिटेट आपको बना के देना, डायवर्सिटी को मेंटेन करना, क्रॉप को पॉलिनेट करना, कार्बन के लिए एक जगह बनाना कि वहां स्टोर हो सके, और अच्छी कल्चरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज को बढ़ाते रहना। तो ये हैं आपके इकोसिस्टम की सर्विसेज। और जाहिर सी बात है जो आपको किस में मिलती है बेटा? बिल्कुल फ्री। ठीक है। हालांकि एक साइंटिस्ट से बेटा ये सवाल है, ये आपका नीट में पूछा जा चुका है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट कॉस्टेंजाना या कॉस्टेंजा, और उनके कलीग्स ने, उन्होंने एक टैग प्राइस कीमत लगाने की कोशिश करी इकोसिस्टम की या नेचर लाइफ सपोर्ट की, मतलब जो नेचर हमारे जो फ्री में सर्विसेज दे रहा है उसकी। तो जो एवरेज प्राइस निकल के आया वो आया था 30। हाँ बेटा। सर कॉलेजेस मतलब जो कॉलेज के इनके साथी थे, कलीग्स, हाँ साथी, कलीग्स मतलब साथी है ना। जैसे किसी के भी दोस्त हो और वो एक साथ काम कर रहे हो तो वो कलीग्स कहलाते हैं। क्या वो दोस्त ही भले क्यों ना। फ्रेंड्स और कलीग्स में फर्क है। कलीग्स वो होता है जो साथ में काम करते हैं। तो कॉलेज मेट्स। मेट्स, मेट्स तो फ्रेंड हो गया बेटा, है ना। मेट्स ज्यादातर हम लोग फ्रेंड्स के लिए यूज करते हैं, कह सकते हैं आप, मतलब समझ। कोवर्कर, कोवर्कर्स, मेनली कोवर्कर्स है ना। कलीग्स जो होते हैं कोवर्कर्स होते हैं, है ना। और कई जगह आपको ना इसमें एक ऐसा वर्ड मिलता है ET.AL, रॉबर्ट कॉस्टेंजा एटल। एटल कहते हैं बेटा कलीग्स या ग्रुप को, एटॉल। और बाकी लोग सबके नाम नहीं दे सकते, मतलब 20-25 लोगों ने अगर काम करा है तो क्या करते हैं, उस शॉर्ट फॉर्म को हम एट ऑल लिख देते हैं। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने एक प्राइस रखा नेचर्स लाइफ सपोर्ट की सर्विसेज का, तो वो निकल के कितना आया? 33 ट्रिलियन ईयर। ठीक है। अब ये ट्वाइस था, जितना भी ग्लोबल नेशनल प्रोडक्ट की वैल्यू जो आ रही थी उसका दुगना था। वो कितनी आई थी? 18 ट्रिलियन। और ये इसकी वैल्यू कितनी इकोसिस्टम की, या फिर आपकी जो नेचर्स लाइफ सपोर्ट सर्विसेज है इनकी? 33 ट्रिलियन। 33। उसमें से 50% यानी कि 17 ट्रिलियन किसकी वैल्यू है? सॉइल फॉर्मेशन में लग सॉइल जाएगा। फॉर्मेशन। अगर पूरे दुनिया का सॉइल फॉर्मेशन बनाया जाए तो 17 ट्रिलियन जो पैसा लगेगा सॉइल फॉर्मेशन में लगेगा। ठीक। और दूसरी सर्विसेज जैसे रिक्रिएट करना किसी चीज को, न्यूट्रिएंट का साइक्लिंग करना, इसका कितना लगता है? 10% इसका चार्ज लगता है। ठीक है। और रेगुलेशन किसी भी क्लाइमेट का और हैबिटेट का वो आपका 6% लगता है। तो ये मोटे मोटे उन्होंने आइडिया दे दिए कि इतना आपको लगेगा। आपको मेन क्या याद रखना है कि कौन से साइंटिस्ट थे? रॉबर्ट कॉस्टेंजा। कितना वैल्यू लगाया? 33 ट्रिलियन। सॉइल फॉर्मेशन में कितना लगा? 50%। न्यूट्रिएंट साइकिल में कितना लगा? 10%। और क्लाइमेट रेगुलेशन हैबिटेट में कितना लग गया? 6%। तो यहां पर आके आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है बेटा। यस सर। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे।